आप सभी प्रिय बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोगों का एक हफ्ते क्या 3-4 दिन बाद से ही पेपर शुरू है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी जनसंचार माध्यम, लेखन, सृजनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन। इस पर हम आपको कम से कम 50 से 60 जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसके विषय में आपको बताने वाले हैं, आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोग लाइव क्लास में जुड़ करके इसके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि आज के समय में जो ये टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत हर किसी को है और इससे आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। अभी हम आपको जो 50 से 60 सवाल बताने वाले हैं उसमें कम से कम हम आपको 30 से 35 सवाल ऐसे बताएंगे कि जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, अपने महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करते हैं। एक सेकेंड। तो चलिए बेटा हम लोग देखते हैं। देखिए पहला सवाल है कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए नाम यहाँ पे दे दिया गया है बंगाल गजट। आप इस सवाल को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल कई परीक्षाओं में आपसे ये मिलेगा और एक ही सवाल में कई सवाल बनते हैं। जैसे पूछ लेगा कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो नाम नहीं देगा तो बंगाल गजट। यहाँ पे बंगाल गजट ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है और ये पूछ रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष। तो हम आपको बताते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1780। ठीक है, 1780 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ और इसकी भाषा थी अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। यानी अगर आपसे भाषा पूछ ले, ठीक है, तो आप भाषा इसका बता दीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा में है और कब प्रकाशित हुआ था 1780 में। इसके प्रकाशक का क्या नाम था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है, इस सवाल पे हम लोग लाइव क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं, तो वैसे ये पूछा गया इसलिए यहाँ पे दोबारा लिख दिए हैं। और आप लोग ये हमको कम समय में ये बोर्ड पे लिख करके आप लोगों को ज़्यादा सवालों को बताना है, इसलिए हो सकता है कि जगह की थोड़ी सी कम ही दिखे, है ना, तो इसको आप लोग एडजस्ट करिएगा। देखिए दूसरा सवाल है कि जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है: जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, चौथा है इनमें से सभी। तो हम आप लोगों को पहले भी बताएं कि जहां इस तरीके का ऑप्शन मिले तो उसी ऑप्शन को सही करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए इस सवाल पे भी हम लोग लाइव क्लास में चर्चा कर चुके हैं और ये देखिए पूछा भी गया है आपकी परीक्षा में, उदंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हमको लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, 30 मई 1826। ठीक है, कहाँ से? कलकत्ता से। किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक था। ठीक है, कौन थे संपादक? पंडित जुगल किशोर शास्त्री। ठीक है, तो इस पत्र के विषय में आप लोग बहुत अच्छे से समझे रहिएगा, इसीलिए हम उत्तर लाइव कैमरा करके लिख रहे हैं कि आप सुनते भी जाइएगा और जो हम लिख रहे हैं उसको आप लोग देखते भी जाइएगा। इस सवाल पे हम लोग जो ये वाला है भारत का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, इस पे हम लोग लाइव क्लास में भी चर्चा किए थे। अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा। देखिए अब तो ये हो गया 30 मई 1826 को, कहाँ से? कलकत्ता से, साप्ताहिक। और कौन था संपादक? पंडित जुगल किशोर शास्त्री।
आइए अगला सवाल है कि फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है। तो फ्रीलांसर शब्द पे मतलब फ्रीलांसर पत्रकारिता क्या है, इस पे हम लोग लाइव क्लास में चर्चा किए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। तो फ्रीलांसर शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। सॉरी, इससे लिखते हैं। फ्रीलांसर शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वतंत्र होता है। अब ये फ्रीलांसर पत्रकारिता क्या है, ये हम लाइव क्लास में आपके साथ चर्चा किए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा बेटा। चलिए अगला सवाल है कि पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए, पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों पर होती है, हम आप लोगों को बताए हैं 15 दिनों के अंतराल पर। ठीक है, देखिए जो दैनिक होगा वो हर दिन आएगा, जो साप्ताहिक होगा वो 7 दिन पे आएगा, जो पाक्षिक होगा वो 15 दिन पे आएगा, जो मासिक होगा वो 30 दिन बाद आएगा, जो त्रैमासिक होगा वो 90 दिन बाद आएगा, और जो षटमासिक होगा तो 6 त्रिक 18 यानी 180 दिन बाद वो पत्रिका आपके सामने आएगी। भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख स्थल है, ये अगला सवाल है कि आपका भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख स्थल है। तो आप सबको पता है कि फिल्मी दुनिया की नगरी कौन है? मुंबई। यहीं पे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान, है ना आदि जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं यहीं पे रहती हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है, आप इसका नाम जानते रहिएगा। अगला सवाल है, ये आप लोगों से परीक्षा में पूछा गया है कि टेलीविज़न, और ये जो सवाल हम आपको बताने की परीक्षा में पूछा गया था, ये बहुत पहले का नहीं, इधर 2020, 21, 22, 23 में इसी समय ये पूछा गया। वर्ष हम नहीं लिखे हैं क्योंकि इतना ना जगह है ना इतना समय है, आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें देनी है। आइए, टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई? तो टेलीविज़न की रजत जयंती मनाई गई है 1984 ईस्वी में। कब मनाई गई है? 1984 ईस्वी में। कौन सी जयंती? रजत जयंती। तो आपको बताएं कि रजत जयंती क्या होता है। रजत जयंती 25 वर्षों पे मनाया जाता है। कितने वर्षों पे? 25 वर्षों पे। चलिए अगला सवाल है कि हिंदुस्तान कभी और कोई सवाल का जब जिक्र होगा तो रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, है ना, ये सब क्या होता है हम आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे। क्योंकि अभी कम समय में आपको बार बार हम आपसे रिपीट कर रहे हैं कि कम समय में हम आपको ज़्यादा सवाल देना चाहते हैं क्योंकि परीक्षा सामने है। तो अगला सवाल है कि हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है ना, तो कैसे होता है? दैनिक होता है, यानी हर दिन। आप देखते ही होंगे कि बाजार में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, अमर उजाला, ये जो समाचार पत्र हैं यानी न्यूज़पेपर, ये हर दिन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है समाचार पत्र। ठीक है, अगला सवाल है कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर आपकी किस प्रकार की विधा मानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा, बताते हैं आपको, एक सेकंड। ये आपका हो जाएगा विषय प्रधान। क्या हो जाएगा? विषय प्रधान। इसका उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी, किससे लिखें दादा? विषय प्रधान। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है, तो विषय प्रधान मानी जाती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपकी जो परीक्षाओं में इधर बीच लगातार जो सवाल पूछे गए हैं, ये इतने महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर हम आपको बता दिए। ठीक ना? आइए अब आगे के सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला सवाल है कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो विज्ञापन में आप देखेंगे कि व्यवहारिक भाषा। ठीक है, किस प्रकार की भाषा का? व्यवहारिक भाषा का। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यवहारिक
व्यवहारिक, विज्ञापन में व्यवहारिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रमबद्धता। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इसमें अनावश्यक है। फिर आपका अगला सवाल है कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल देखिए रिपीटेड हो गया है ना। तो हम लगता है कि ध्यान नहीं दे, क्योंकि ये एक एक साल के अंतराल पे करके पूछा गया, तो इसलिए आप इस सवाल को जरूर जानते रहिएगा, है ना। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, वही उत्तर हो जाएगा व्यावहारिक। ठीक है, व्यावहारिक भाषा का प्रयोग, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है। अभी आप लोगों को, अगर जो लोग देखे होंगे, तो हम एक शॉर्ट वीडियो बमुश्किल 35 सेकंड का आप लोगों को उपलब्ध करवाए थे कि अगर आप अपने छोटों को पत्र लिखते हैं तो उनको क्या कह के संबोधन करेंगे, और आप अपने से बड़ों को लिखते हैं पत्र, अपने अधिकारियों को पत्र लिखते हैं, तो क्या लिख करके संबोधन करेंगे। तो अगर जो लोग देखे होंगे तो उनको याद होगा। बाकी हम इसका उत्तर लिख देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा महाशय। क्या हो जाएगा, महाशय। और हम अपने से बड़ों को क्या कह के संबोधन करेंगे पत्र में, महोदय। अगर महिला है तो महोदया। विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। इसका क्या उत्तर होगा। ठीक है, विचारों की, तो इसका आपका हो जाएगा पत्राचार। ठीक है, पत्राचार सबसे प्राचीन परंपरा। यानी आपको याद होगा कि आज से लगभग, जब ये मोबाइल इतनी टेक्नोलॉजी नहीं था, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर नहीं था, तो लोग कैसे अपनी बातों को पहुंचाते थे, संदेश के माध्यम से, चिट्ठी लिख करके क्या करते थे, पत्राचार करते थे। इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा। जिज्ञासा। ठीक है, यानी जिज्ञासा का क्या मतलब होता है, जानने की इच्छा। तो पत्रकारिता के विकास में जो मूल भाव सक्रिय रहता है उसका नाम है जिज्ञासा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हो गए, आप इनको एक बार देख लीजिए, फिर इनको हम मिटाते हैं और जो बचे हुए सवाल हैं उस पे आपके साथ चर्चा करते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, तब आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको समय रहेगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इनके उत्तरों को वीडियो देख करके ही याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए। आइए बेटा, हम लोग आगे के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उस पे और उनके उत्तर पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए अगला सवाल है कि सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा चाइना अर्थात चीन में। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चीन में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया, है ना, भाषा को किसने जन्म दिया। तो ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर। और आप लोगों को बताएं कि आज हम जितने सवाल पे चर्चा कर रहे हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप ही लोगों के एग्ज़ाम में पिछले 5-6 सालों में जो भी सवाल पूछे गए हैं और कुछ अलग से जो आपकी किताबों में है जो महत्वपूर्ण सवाल, उन्हीं को छांट करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इतना विश्वास मानिए कि आपको इससे बाहर का सवाल नहीं आएगा, 100% हो जाएगा काम। बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा मेहनत से। चलिए, तो नई संचार भाषा को
किसने जन्म दिया? तो कंप्यूटर ने। और मुद्रण कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो चीन में। रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल बड़ा है, उत्तर आसान है। रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है? रचनात्मकता का मतलब होता है कि हर इंसान के अंदर, सभी के अंदर कोई ना कोई एक गुण विशेष होता है। जैसे आप देखेंगे कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई खेलने में बहुत तेज है, कोई संगीत में तेज है ना? बदमाशी करने में भी कुछ लोग तेज हैं। तो उसी बात को कह रहा है कि ये प्राकृत प्रदत्त तो होता है, लेकिन इसे किससे पोषित किया जा सकता है, यानी और अच्छा किससे किया जा सकता है? तो ऑप्शन है प्रशिक्षण द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है शिक्षा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ए बी या पहला दूसरा दोनों द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा कि प्रशिक्षण और शिक्षा के द्वारा रचनात्मकता को क्या किया जा सकता है और पोषित किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपादकीय में। संपादकीय में। आप लोगों को बताएं कि आप लोग आज ही जा कर के इसको देख सकते हैं कि कोई भी जो समाचार पत्र आपको उपलब्ध हो जाए, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, प्रभात खबर, उसके बीच में आप देखेंगे कि एक संपादकीय का पेज होता है ना? उसमें जो विद्वत जन हैं अपने विचार अनेक अनेक मुद्दों पे देते हैं, तो उसी को संपादकीय कहा जाता है और उसको समाचार पत्र की क्या कहा जाता है? आत्मा। ठीक है, सोल। चलिए, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगला सवाल है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। ठीक है, अंग्रेजी में भी इसको लिख सकते हैं, गलत होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी हमको कम आती है, हम अंग्रेजी के मास्टर हैं नहीं, कोशिश किए हैं है ना? तो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग कहलाती है। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी, यानी इंग्लिश। यही कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा है। अगला सवाल है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है? समाचार लेखन की, एक सेकंड, बस एक सेकंड का समय दीजिए आप लोग। समाचार लेखन की शैली कौन सी है? थोड़ा सा हमको देखना पड़ रहा है इसलिए बेटा कि बहुत सारे जगहों से सवालों को इकट्ठा किया हूँ, तो किसी सवाल का आंसर गलत ना हो जाए, इसलिए हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जहाँ हमको कन्फ्यूजन हो रहा है उसको हम देख ले रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। वाहवाही लूटने के चक्कर में कि हमको सब आता है सब आता है, अगर इस चक्कर में एक भी सवाल का उत्तर गलत हो गया और परीक्षा में वही आपसे पूछ लिया गया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, है ना? तो इसको थोड़ा सा भोजन दे दें, फिर हम लोग आगे के सवाल पे चर्चा करते हैं। आइए, देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है कि समाचार मुद्रण सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम मुद्रण तो चाइना में। नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? तो कंप्यूटर ने। रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है?
किससे पोषित किया जा सकता है? तो ए बी दोनों, यानी प्रशिक्षण और शिक्षा के द्वारा। समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो संपादकीय में होती है। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्टिंग कहलाती है। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। समाचार लेखन की शैली कौन सी है? तो उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में यह समाचार लेखन किया जाता है। आइए अब इधर के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। अगला है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिमाइंडर को हिंदी में बेटा कहते हैं अनुस्मारक। अनुस्मारक। देखिए अनु इसमें क्या है? उपसर्ग है। स्मरण कराना, स्मरण से स्मारक बना है ना। तो स्मरण का मतलब होता है याद दिलाना। अनु मतलब बाद में, जैसे आप किसी को पत्र भेजे हैं और उस पत्र का जवाब आपको नहीं मिला तो आदमी क्या करता है? एक रिमाइंडर भेजता है, रिमाइंडर लेटर भेजता है। उसी को क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। ये सबका पेट खाली हो गया इसलिए सबको भोजन देना है, तभी तो लिखेंगे। चलिए, किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध, तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है ना, लेकिन इसका उत्तर बहुत छोटा है, तो इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। फीचर। क्या हो जाएगा? फीचर। और आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं कि जितना 2 वीडियो, एक लाइव वाला और एक इसको आप लोग देख लीजिएगा। आप पेपर दे करके आइएगा, जो भी ये जनसंचार से आपसे सवाल पूछा जाएगा आप मिला लीजिएगा। 80 से 90% आपको इससे मिल जाएगा, बाहर नहीं जाने वाला, ये हमारा विश्वास है। और मान लीजिए कि एग्जामिनर भाई बहुत नया करने के चक्कर में पड़ गया तो उससे मना भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता रहती है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो संचार भाषा में किसकी प्रचुरता रहती है? तो संकेताक्षरों, संकेताक्षरों एवं कूटपदों, कूटपदों की, ठीक है। ये इसका आंसर है कि इन्हीं की क्या रहती है? प्रचुरता रहती है। औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? तो आइए 1 सेकंड का समय दीजिए, इसके भी उत्तर को ढूंढते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर पत्र भेजने वाले का पता, ठीक है। क्या रहता है? औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है, मुद्रित माध्यमों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है अस्थायित्व। अस्थायित्व, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य है, तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य है सूचनाओं को परस्पर बांटना, सूचनाओं को परस्पर बांटना, ये इसका आंसर है। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में बेटा जो आयाम होते हैं उनकी संख्या है 3। कितनी है? 3। कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। वो कौन कौन है ये हम लोग लाइव वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? तो किसका होता है? प्रेषक का, यानी जो पत्र देता है। जैसे जब हम लोग किसी को पत्र लिखते हैं तो उसके नीचे
उसके नीचे क्या करते हैं, उसके नीचे लिखते हैं आपका विश्वासभाजन, फिर अपना नाम और सिग्नेचर। तो उसी बात को ये पूछ रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इन सवालों को देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया। ये सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुस्मारक। किसी विशेष विषय पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति को क्या कहते हैं, तो फीचर कहते हैं। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता रहती है, तो संकेताक्षरों एवं कूट पदों की। औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, तो पत्र भेजने वाले का पता। अब जैसे देखिए, आप मान लीजिए किसी को पत्र लिख रहे हैं, है ना, तो किसी रिलेटिव को पत्र लिख रहे हैं, तो आप अपना भी पता लिखते हैं, ताकि अगर जहां आप चिट्ठी भेज रहे हैं अगर वहां चिट्ठी ना पहुंचे किसी कारणवश, तो चिट्ठी आपके पास पुनः वापस आ जाए। तो यानी पत्र भेजने वाले का पता औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम लिखा जाता है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अस्थायित्व है। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कि सूचनाओं को परस्पर बांटना, यानी लोगों तक सूचनाओं को पहुंचा देना ही जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य है। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, तो 3 आयाम होते हैं। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वास से लिखने के बाद प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, जो भेज रहा है, उसी का क्या होता है, सिग्नेचर होता है। इन सवालों को आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए। कुछ सवाल और हैं, उनको भी हम आपको जल्दी से बता करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, ताकि हम लोग जल्दी से और भी बात कर सकें। आइए, तो कुछ सवाल बेटा जो अब लास्ट है, जो कुछ प्रमुख सवाल बचे हैं, उन पे हम उनके आंसर पे हम चर्चा करते हैं। तो सवाल है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट, मोबाइल, है ना, ये सब क्या है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं। लेकिन इसका जो सबसे पुराना माध्यम है वो क्या है, समाचार पत्र। समाचार पत्र, ठीक है। भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला था, तो भारत में पहला छापा खाना खुला था गोवा में। कहाँ खुला था, सॉरी, गोवा में। ठीक है, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले जो बाहरी आक्रांता थे उनमें आप देखेंगे तो सबसे पहले यही पुर्तगाली आए थे, और ये सबसे बाद में गए थे। 1969 में गोवा को इनसे क्या कराया गया, आज़ाद कराया गया। बहुत अपने देश को लूटे हैं ये बेईमान। भारत में, सॉरी, देख रहे हैं जल्दबाजी में हम उत्तर कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए बाबा। तो कहाँ था, गोवा, पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा। आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला, सरल, सुगम, प्रभावी, इनमें से सभी। तो आपका हम आपको बताए ही हैं कि कौन सा हो जाएगा तब इसमें, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। तो अभी आप लोग इसके पहले एक सवाल देखे हैं, बंगाल गजट, तो वहीं से भारत में पत्रकारिता की शुरुआत होती है 1780 में। रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संवाददाता। क्या कहते हैं, संवाददाता। रेडियो अस्तित्व में कब आया, इसका आंसर हो जाएगा 1885। रेडियो श्रव्य माध्यम है, टीवी दृश्य और श्रव्य दोनों है, तो रेडियो अस्तित्व में कब आया, 1885 में। चलिए, समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या कहलाती है,
तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और है, वो आप लोगों को हम बता देते हैं। संपादकीय क्या है? संपादकीय, जिसको समाचार पत्र की आत्मा माना जाता है ना, संपादकीय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख। ठीक, यही क्या है? संपादकीय है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। तो बेटा हम कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करते हैं कि हमको ये विश्वास है कि जितना हम आपको ये सवाल दिए हैं, अगर आप अच्छे से इनको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये हमारी गारंटी है कि आपको कहीं से भी अगर जो भी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, आपको परेशान होने या भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, है ना। और कोशिश करिएगा कि कुछ अपने मित्रों को जोड़िए, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।